करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल के पार्ट में करंट डेंसिटी हो चुका था, मोबिलिटी हो चुका था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, सारे टर्म को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकेंड पार्ट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट कहलाता है। इस सेकेंड पार्ट में हम लोग ओम्स लॉ से रिलेटेड जो भी वैल्यू निकालेंगे वो सेकेंड पार्ट में आए। फिर हम लोग सेल्स में जाएंगे तो थर्ड पार्ट में, फिर किरचॉफ्स लॉ फोर्थ पार्ट में, या व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में, किसी कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है या पास कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा कांस्टेंट। तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इस दोनों में से कौन सी बातें सही है? यदि एक आप आर्गुमेंट हमसे करें कि सर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, ये क्लास 10th में पढ़ रखा है। तो यहां पर दो कंडीशन आ रहा है, एक i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और दूसरा कंडीशन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। दोनों में से कौन सही है? दोनों सही है। तब तो v इक्वल टू आर आई कैसे लिखोगे? यदि दोनों सही है तो v इक्वल टू आर आई किससे आएगा? बोलो। हाँ, नीचे वाले से आएगा। इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर यूज हुआ और इसमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या यूज होगा? जी नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ आर। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग ओम लिखते हैं, OHM। कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स या MHO मोहो। आया समझ में? अब यह दोनों में जो रिलेशन है उसको समझो। जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो I और V के बीच हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ का नेचर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे जो एंगल बनता है इसको स्लोप कहते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू I बाई V। इसका मतलब यहां पर स्लोप बन जाएगा कंडक्टेंस, और G का मतलब 1/R, I बाई V, देन V इज इक्वल टू RI। और इस वाले से आएंगे तो V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो V और I के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहां पे जो एंगल बना स्लोप कहलाता है। तो tan थीटा V बाई I विच इज इक्वल टू R, देन V इज इक्वल टू RI। दोनों से आएगा V इज इक्वल टू RI। सिर्फ एक में हम लोग कंडक्टेंस यूज करेंगे और एक में रेजिस्टेंस यूज करेंगे। आगे समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको।
हो गया? tan थीटा, tan थीटा हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली देखो ध्यान से, यदि नहीं समझ में आया तो यहां रफ वर्क कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं। इसका मतलब y और x के बीच में जब ग्राफ हम प्लॉट करते स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो m है स्लोप, m का मतलब tan थीटा। और जब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो स्लोप हम लोग 1/m यूज करते हैं। तब इस कंडीशन में ये x हो जाता है, ये y होता है। ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन, यहां पर स्लोप tan थीटा 1/m को रिप्रेजेंट करता है। आ गया समझ में? आप प्योर मैथमेटिक्स है। तो देखो यहां रिजल्ट वही है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू RI। यही कंडक्टर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल जैसे ही सप्लाई करोगे करंट का फ्लो हो रहा है। VI के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया, IB के बीच में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। तो पहले वाले में I/V का रेशियो कंडक्टेंस दे दिया, दूसरे वाले में V/I का रेशियो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया। क्लियर? अब यहां पर जैसे क्वेश्चन आ जाए, कहता derive an expression for drift velocity of electrons in a conductor, hence deduce Ohm's law। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आपको ओम्स लॉ को डेराइव करना है। समझ गए मेरी बात को? तो कल या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो क्या पढ़ा था भाई, जल्दी बताओ, क्या क्या पढ़े थे वो जल्दी बताओ। आई का रिलेशन बताओ क्या है वी के वीडी के साथ। आई का रिलेशन जल्दी से बताओ वीडी के साथ। आई इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ रखा है NEA VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है। चलिए प्रीवियस क्लास में दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पहले जो पढ़ा था वो क्या था? A इंटू टाउ, एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ए को लिखा था फोर्स बाय मास इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था पोटेंशियल बाय लेंथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये आ गया। तो ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब यहां पर हम लोग 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू NEA और VD का वैल्यू डाल देंगे EV/ml इंटू टाउ। हम जानते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू V/I होता है, इसलिए इस पूरे को सॉल्व करके हम V/I का रेशियो निकालेंगे जो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो V/I, तो ये क्वांटिटी न्यूमरेटर में चला गया ml। नीचे कौन कौन सा क्वांटिटी बचा? N, E स्क्वायर, A, और कुछ बचा? टाउ बच गया। तो V/I किसके बराबर? R के इक्वल लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहां पे हम लोग फाइनली रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या निकाले? ml/NA E स्क्वायर टाउ। यही है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ।
तो जब हमको एग्जाम में आएगा कि डिड्यूस ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक लाइन सिंपल लिख देंगे कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is connected through a source of EMF here simply through potential difference V. The current, comma, equation 1. ठीक, as we know that, नहीं भी जानते तो we know that लिखने का राइट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी A इंटू टाउ लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई कर देंगे। आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? इरेज करें। तो यहां तक डिड्यूस कर देना है, रिलेशनशिप को डेराइव कर देंगे आप लोग। ए वी बाई आई, आर का वैल्यू ml बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक, अब आर जो निकला वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का हम लोग मतलब समझते थे, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस एक तरह से कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, रेसिस्टर डिवाइस है। रेसिस्टर का मतलब होता है टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट। कहने का मतलब है कि अपोजिशन का मतलब क्या है? मान लो कि अचानक क्लासरूम में, मान लो यहां पर 220 वोल्ट सप्लाई अचानक 240 आ जाए, 300 आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या, वायर का अपना एक रेजिस्टेंस है जो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। तो वायर मेल्ट कर गया, जितना अपोजिशन था वो कर दिया, जितना लिमिट था कर दिया, लिमिट को एक्सीड करके तो वो कॉइल जल गया। अब एक आदमी है भाई, दावत में गया, खाने का कैपेसिटी कम था, ज्यादा खा लिया, बीमार पड़ना ही है। तो जितना उसको खाने की इच्छा है या जितना उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा कर दोगे तो उसका भी अपना लिमिट है। अब ये देखो, इसका ये जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल चेसिस, अब ये 2 रोटी से ज्यादा खाता नहीं होगा। अब इसको 40 रोटी खिला दो, क्या होगा? कल नहीं आएगा, कल क्या एक आध हफ्ते तक नहीं आएगा। तो वही चीज है। तो रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन और हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर R इजिकल टू रो L बाई ए, ये कैसे आया? हम लोगों ने जो अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेराइव किया वो हमारा था R इजिकल टू एम एल बाई
NaE² टाउ। इसका मतलब है कि यहां पर हम लेंथ के डायरेक्टली लिख रहे हैं और इनवर्सली एरिया लिख रहे हैं। बाकी सारे क्वांटिटी जो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है वो हमारा m है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, ये सारे कांस्टेंट टर्म है। ये किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है और उसको हम लोगों ने नाम दिया रेसिस्टिविटी। इसलिए सारे क्वांटिटी रेसिस्टिविटी हो गया, जो कि नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल आप कह दे या कंडक्टर कह दो, जो भी आपको अच्छा लगे, ये उसका नेचर है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो क्या बचा, L बचा और A बचा, ये रो, इसलिए R इज इक्वल टू रो L बाई A आ जाता है। आया समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप। हो गया? इरेज करें? तो R इज इक्वल टू, अब यहां पर रो लिख दिया है, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बात एक ही है। अब ये कहता है कि यदि मान लो कि किसी वायर का रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस एल ए पर। तो रेजिस्टेंस चेंज तभी होगा जब उसका एल चेंज हो जाए, ए चेंज हो जाए। तो पहला कंडीशन हम ले रहे हैं यहां पर, इफ लेंथ चेंजेस। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, रो एल बाई ए। अब डायरेक्टली इसको निकालने का मेथड है, जो भी क्वांटिटी चेंज कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दो। तो ये बन गया रो L² बाई वॉल्यूम। इसका मतलब यहां पर है कि रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम ये तो वही रह गया। वॉल्यूम यदि लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया चेंज करेगा, तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं। तो रो और वी सेम रह गया, तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली हो गया, स्क्वायर ऑफ द लेंथ। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख ले, एक वायर है जिसका लेंथ L1 है, दूसरा वायर ले लिया लेंथ L2, या रेजिस्टेंस नया बन गया, लेंथ चेंज करने से उसको R2 लिखा। इन दोनों को हम एक फॉर्मूला में लिख दें, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1² बाई L2²। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमको याद रखना है कि जब भी लेंथ चेंज करेगा तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1² बाई L2²।
हो गया। अब दूसरा पार्ट, लेंथ चेंज करने से ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट में यदि एरिया चेंज हो जाए तो क्या होगा? नेक्स्ट कहता है एरिया चेंज करने से ये रिलेशन आ रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मूला वही यूज करना है, जो भी चेंज कर रहा है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्या चेंज कर रहा है? एरिया। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। ऊपर क्या बन गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम अनचेंज, नीचे क्या बन गया? एरिया स्क्वायर। ठीक, तो एक रिलेशन तो ये मिल गया भाई कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एरिया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दे सकते हैं, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। अब एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको क्या बना दोगे? किसके डायरेक्टली हो गया? पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। पाई स्क्वायर कट गया, इसका मतलब क्या बन गया? ये R1 4 बाई R2 4। रेडियस का पावर 4 के डायरेक्टली। अरे यार, इनवर्सली है, प्रॉब्लम डाइवर्ट हो गया आज। इनवर्सली है, ठीक कर दे रहे, कोई बात नहीं, समय रहते हो गया नहीं। हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, तो ऊपर A2 स्क्वायर, नीचे A1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर। ये आप एक मिनट ऐसे लिख दे, होल स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R1 बाई R2 क्या बन गया? R2 4 बाई R1 4। क्लियर? इसका मतलब रेडियस में यदि चेंज होगा तो हम लोग ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे। रेडियस को डायमीटर का हाफ लिख सकते हो, इसका मतलब डायमीटर के डायरेक्टली, रेडियस के डायरेक्टली, तो डायमीटर के भी डायरेक्टली हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया? पहले वाला कंप्लीट, अच्छा लेंथ पर था। चलो इरेज करें। अब आ जाए, जैसे क्वेश्चन देता है, ए वायर इज स्ट्रेस सो एज टू चेंज इट्स लेंथ बाय 0.01%, then find the percentage increase in resistance। रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा, L स्क्वायर। लेंथ चेंज कर रहा है वो मत लिख देना रो L बाई ए, उसमें L और A दोनों है। तो लेंथ चेंज करा तो एरिया भी चेंज किया, तो रिजल्ट हम लोगों ने L स्क्वायर निकाला। अब जब भी परसेंटेज का प्रॉब्लम रहे और पावर है, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है
आप इसको लॉग लिख दो ln या लॉग बेस ई, डायरेक्टली रिलेटेड टू है, इसको इज इक्वल टू लगा दो और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी 1 मान ले। और ये पावर लॉग जब लेते हैं तो पावर पहले हो जाता है, लॉग बेस ई एल हो गया। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई क्वांटिटी, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो लॉग आर का 1 बाई आर, और डिफरेंशिएटिंग बाई इटसेल्फ, इसलिए हम इसको डेल्टा आर बाई आर कहेंगे। लॉग एल का 1 बाई एल, तो बाई इटसेल्फ है तो डेल्टा एल बाई एल। हमको परसेंटेज निकालना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%। ये कितना दे रखा है? 0.01। कितना आ गया? 0.02%। सिंपल। तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज हो गया, कितना इंक्रीज किया? 0.02%। और सिंपल। चलो नोट करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो आंसर 0.02%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 3 कॉन्स्टेंटेन वायर। कॉन्स्टेंटेन एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज होने वाला मटेरियल है, और वो मटेरियल क्या? एलॉयज है। अब उसमें कहता है कि 3 तरीके का पी क्यू आर, एक का लेंथ एल, दूसरे का 2L, तीसरे का L/2, एरिया पहले वाले का ए, दूसरे का A/2, तीसरे का 2A। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो सीधा हम लोग लिख देंगे रेजिस्टेंस ऑफ P रो L बाई ए, L के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली। अब Q पर आ जाए तो इसका लेंथ कितना है? 2L है। एरिया कितना है? A/2। इट बिकम्स 4 रो L बाई ए। L कैपिटल है। अब आ जाओ R का रेजिस्टेंस रो, लेंथ कितना है? L/2, एरिया 2A। क्या बन गया? ऊपर 2L, तो ये 1/4 रो L/A। सबसे ज्यादा किसका रेजिस्टेंस हुआ? Q का, उसके बाद P का, उसके बाद R का। हो गया। आ गया समझ में? चलिए नोट कीजिए। जल्दी चलाओ हाथ भाई। R इज इक्वल टू रो L/A। तो पहले वाले का लेंथ कितना? L, एरिया A, लिख दिया फॉर्मूला। दूसरे वाले का लेंथ कितना हुआ?
2 गुना 2L, एरिया कितना हो गया हाफ, तो 2 पर चले गए तो 4 रो L बाई A। तीसरे वाले का क्या कहता है L/2 और एरिया ट्वाइस, तो 2 नीचे रह गया और वो 2 नीचे 1/4 आ गया। तो कंपेयर करना है रो L/A से। हो गया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आंसर ऐसा ही है, देख लो। Q इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। चलिए अब कहता है वायर हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। If the length of the wire becomes double of its initial value, then find its new resistance। सिंपल है। R1 हमको पहला रेजिस्टेंस दे रखा क्वेश्चन में 4 ओम। लेंथ कहता बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो हम लोग R1/R2 फॉर्मूला यूज कर लेंगे L1² R1 की जगह पर डाल दोगे 4, R2 की जगह 8, L1² L2 हो जाएगा बिकम्स डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्लियर? L1² कैंसिल, तो क्या बन गया? R1 का वैल्यू 4 ओम है, तो R2 का वैल्यू कितना आ गया? 16 ओम। अरे 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 4 16 होता है। हो गया? इरेज करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेजिस्टेंस है 4 ओम, रेडियस को हमने हाफ कर दिया। निकालो देखो कितना आता। न्यू रेजिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रेडियस को हाफ कर दिया। जो फॉर्मूला बताया देखो ध्यान से, रेडियस के रिलेशन में R1/R2 लिखा आपने, R2 पावर 4/R1 पावर 4। अब कहता रेडियस बिकम्स हाफ, ये R1/2 हो जाएगा और ये R1/4। R1 की जगह पर आप 4 वैल्यू डाल दो, R1 पावर 4 कट जाएगा, 1/2 टू द पावर 4, देन R2 बिकम्स, ये आ गए 2 का पावर 4 इंटू 4, कितने आ गए? 64 ओम। सिंपल है।
आ गया समझ में? चलिए आज यहीं तक। फिर बहुत लोग एब्सेंट है एग्जाम की वजह से, एग्जाम खत्म नहीं हुआ अभी तक। आज तुम्हारा एग्जाम नहीं था? अच्छा, सेकेंड शिफ्ट में बायोलॉजी।